गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म के बारे में। ठीक है, पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो इसमें जब हम पदार्थों के विद्युतीय गुणों को देखते हैं ना, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? धातु की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं? विद्युत के गुण की जब भी हम बात करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की जब भी हम बात करेंगे तो हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? धातु के बारे में डिस्कस करते हैं, मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, धातुओं में क्या होता है कि आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी पदार्थ होता है ना, वो किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। ये एटम यानी परमाणु होंगे हमारे पास। ये परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। दूसरा परमाणु में क्या होता है? नाभिक, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता रहता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। कौन रिवॉल्व करता रहता है? कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक और परमाणु है, ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। एक और परमाणु की बात करते हैं, ये नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये धातु भी किससे मिलकर बनी होगी? परमाणु से मिलकर बनी होगी, और एटम, परमाणुओं से मिलकर बनी होगी, एटम से मिलकर बनी होगी। अब क्या होता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये भी आपने सुना है। फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। धातु में क्या होता है, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो कहाँ निकल जाते हैं? परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही ये बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन परमाणु से क्या निकल गया? बाहर। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है, और वो क्या करते हैं, हमारे पास परमाणु से क्या निकल जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, लेकिन चालक को छोड़कर नहीं जाते हैं, धातु को छोड़कर नहीं जाते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये अनियमित गति करते रहते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा होगा, ये हमारे पास मेटल है, धातु है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐसे बनाते थे ना हम, ये कैसी गति करते रहते हैं? यादृच्छिक गति करते रहते हैं, रैंडम मोशन होता है, अनियमित गति करते रहते हैं। ये ऐसा किस में होता है? धातुओं में होता है। अब क्या कर रहे हैं कि जब परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, जैसे इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बनता है क्या? आयन। ये भी क्या है? आयन। ये भी क्या है? आयन है। ये भी क्या है? आयन है। जब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो फिर वो क्या बचता है? परमाणु। आयन बन जाता है वो, है ना। अब ये जब इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? अनियमित गति करते रहते हैं ना, रैंडम मोशन करते रहते हैं ना, तो ये परमाणुओं से क्या करते रहते हैं? एटम से क्या करते रहते हैं? टकराते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एटम से टकराते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन किससे टकराते रहते हैं? एटम से टकराते रहते हैं। और इनकी दिशा बार बार क्या होती जाती है? बदलती जाती है। कभी इधर चला गया, कभी इधर मूव कर गया, इधर, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ऐसे ये क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। कोई विशेष दिशा में गति नहीं करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनका जो वेग होता है ना, माध्य वेग, औसत वेग जो आता है ना, वो 0 निकल के आता है। टोटल वेग जैसे इधर गया v1, फिर v2, v3, v4, टोटल वेग जो आएगा ना, एवरेज वेलोसिटी आएगी ना, वो कितनी आती है? 0 आती है। किस में? मेटल में, धातुओं में। ठीक है,
अब क्या होगा कि जैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो धातु है इसको हम किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिया हमने, बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, विभवांतर आरोपित करा दिया। जैसे ही विभवांतर आरोपित कराते हैं तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस, क्या उत्पन्न हो जाता है धातु में, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इन पर क्या लगता है, फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉनों पर, F इज इक्वल टू क्या, QE वाला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों पर लगेगा तो F इज इक्वल टू क्या, माइनस QE, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगता है जिसके कारण उनको त्वरण प्राप्त होता है, एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन प्राप्त ना होकर जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये वेग ही मिलता है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्यों नहीं मिलता, त्वरण क्यों नहीं मिलता, इनका वेग बढ़ता क्यों नहीं है, मतलब त्वरण मिलने का मतलब इनका वेग बढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि टकराते रहते हैं। जब हम इसे क्या दे देते हैं, एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक वेग प्राप्त कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं अपवहन वेग। उस अपवहन वेग से फिर ये क्या करते हैं, हमारे पास मूव करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। ये इसकी थ्योरी होती है किसकी, धातुओं की। तो थोड़ी सी देखो डिस्कस करते हैं, हम बताता हूँ मैं कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित रूप से गति करते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, ठीक है। तो ये गति कर रहे हैं, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन वही होते हैं जो परमाणु से बाहर निकल गए, परमाणु से बाहर निकल गए तो फिर वो परमाणु क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। गति करते समय ये फिर जब ये घूमेंगे तो किससे टकराते रहेंगे, आयनों से, ठीक है। गति करते समय, गति करते समय बार बार आयनों से टकराते हैं, बार बार आयनों से क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, ठीक है। और प्रत्येक बार इनकी दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है, और प्रत्येक बार इनकी दिशा जो डायरेक्शन होती है ना वो क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्यों बदलेगी, जैसे इधर से ये जा रहा था, ये इससे टकराया, टकराने के बाद इधर चला गया, इधर से टकराया, इधर आ गया, तो क्या बदलती रहती है, इसकी डायरेक्शन बदलती रहती है, दिशा बदलती है। इसकी विशेष दिशा में, कोई निश्चित दिशा में ये गति नहीं करता है, इसकी विशेष दिशा में नेट गति नहीं होती है, नहीं होती है। ये कोई विशेष दिशा में गति नहीं करता, ये अनियमित गति करता रहता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बाह्य विद्युत क्षेत्र, यानी हमने इसमें कोई भी एक्सटर्नल बैटरी या कुछ नहीं लगाया है, फील्ड नहीं लगाया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कोई बैटरी नहीं लगाई है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो माध्य वेग होता है, टोटल वेग का माध्य वेग, वो कितना निकल के आता है, 0 होता है। माध्य वेग कैसे निकालोगे, यहाँ V1 गया, फिर इधर निकला V2, फिर इधर आ गया V3, V4, V5, तो टोटल आप उसका औसत निकाल लो, वो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। अब ये जो धातु थी इसको आप किससे जोड़ोगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ोगे, बैटरी से जोड़ोगे, क्या आरोपित कराओगे, विभवांतर आरोपित कराओगे। तो देखो, जब किसी चालक या धातु बोल दो ना, जब किसी चालक पर क्या विभवांतर यानी बैटरी आरोपित की जाती है, आरोपित की जाती है, तो इसको हमने बैटरी को क्या कर दिया, लगा दिया, क्या होगा, ये प्लस यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा,
पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव। तो चालक के प्रत्येक बिंदु पर, ईच पॉइंट पर क्या उत्पन्न हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या उत्पन्न हो गया, क्या क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विद्युत क्षेत्र। कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर? F बराबर माइनस QE लगेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर माइनस QE होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा फोर्स लगता है? विद्युत बल लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाता है और क्या प्राप्त होता है? उसे त्वरण प्राप्त होता है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन, त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि इनका वेग बदलेगा, इन्हें क्या मिलता है? त्वरण मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो आरोपित विभवांतर है, आरोपित विभवांतर है, ये जो विभवांतर हमने आरोपित किया है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति नहीं प्रदान कर पाता, त्वरित गति नहीं दे पाता, यानी इनका वेग नहीं बढ़ा पाता। क्यों नहीं बढ़ा पाता? क्योंकि फिर ये टकराते रहते हैं ना बार बार। ऊर्जा में क्या होती है? हानि होती है, जो कि किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में निकल जाती है। इसको केवल एक नियत वेग दे पाता है, केवल नियत वेग दे पाता है, केवल एक नियत वेलोसिटी दे पाएगा, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब हम इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हैं ना, तो इसको कौन सा वेग मिलता है जिसके कारण ये एक नियमित दिशा में गति करता है? अपवाह वेग, या हम बोलते हैं अपवहन वेग, जिसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे ही हमने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा, एक्सटर्नल फील्ड से जोड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो एक इलेक्ट्रॉन का औसत वेग जो होता है ना, वो अपवहन वेग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन था, पहले ऐसे गति कर रहा था, इधर जा रहा था, फिर इधर। अब जैसे जैसे देंगे ना, ये धीरे 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 ऐसे मुड़ेगा और नियमित दिशा में फिर ये क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो देखो, पहले मान लो ये इधर गया, फिर जैसे ही हमने ये एक्सटर्नल फील्ड लगाया, फिर इधर मूव किया, फिर इधर, फिर धीरे 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 ऐसे मूव करने लग गया एक निश्चित दिशा में। तो इसका जो औसत वेग होता है ना, वो अपवहन वेग होता है। ठीक है, कैसे परिभाषित करते हैं? बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ये लगा दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने, कर दिया, किसी चालक में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में, यानी कि किसमें? धातु में, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन द्वारा, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा निश्चित दिशा में प्राप्त वेग के औसत मान को क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। अपवहन वेग कहते हैं। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V और D से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पहले मान लो अनियमित गति कर रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, जैसे इसे हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र से जोड़ा, ये धीरे 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 ऐसे मूव करने लगेगा, तो वेग बदलता जाएगा और फिर एक निश्चित दिशा में आएगा। तो इसका जो औसत वेग होता है ना, वो होता है हमारे पास अपवहन वेग, उसे ही हम बोलते हैं
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो अपव्यय वेग समझ में आया। निश्चित दिशा में प्राप्त वेग का औसत मान। निश्चित दिशा में जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगता है, जो वेग मिलता है वो कौन सा वेग होता है? अपवहन वेग होता है, अपवाह वेग होता है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसके बाद हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं किसकी? धारा घनत्व की, यानी कि क्या? करंट डेंसिटी। ठीक है, तो करंट तो हम जानते हैं, करंट क्या होती है? आवेशों का प्रवाह होता है, I बराबर से Q अपॉन T। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, आवेशों का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। I इज इक्वल टू क्या? Q अपॉन T कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास, सपोज कीजिए ये हमारे पास एक तार है जिसकी शेप सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि जो गोलाई है, वो A है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? A है। इसमें से क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, गति कर रहे हैं। आवेशों का प्रवाह हो रहा है। आवेशों का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है, जिसके कारण इसमें क्या बनेगी? करंट बनेगी। क्या बनेगी? इस तार में करंट बनेगी। मान लो ये टोटल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ना, इसके कारण कितनी करंट बन रही है? I करंट बन रही है। कितनी धारा बन रही है? I करंट। यानी कि जब A क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन बहकर I करंट मान रहे हैं। A एरिया से कितनी करंट फ्लो हो रही है? I। तो एकांक से, ठीक है, 1 से कितनी होगी? I अपॉन A। इसे ही हम क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, J इज इक्वल टू क्या? I अपॉन A। एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी? किसी धात्विक तार के एकांक क्षेत्रफल, यानी कि एकांक क्षेत्रफल, यानी A इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 मीटर स्क्वायर। एकांक क्षेत्रफल काट से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाता है या कहलाती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे J इज इक्वल टू क्या होता है? I अपॉन A। A एरिया से, क्षेत्रफल से कितनी करंट फ्लो हो रही है? I। एकांक से, ठीक है, यूनिट से कितनी प्रवाहित होगी? J I अपॉन A। तो यही क्या कहलाता है? धारा घनत्व। J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो देखो, इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या बना सकते हैं? फॉर्मूला भी बना सकते हैं। क्या कि सपोज करते हैं, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शनल एरिया। L तो क्या है? लेंथ है, तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक पर, मेटल पर V विभवांतर यानी पोटेंशियल आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं हम? V अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण
ठीक है, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चालक में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ई ई। क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। ठीक है, विद्युत, जिसके कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगता है और वे अपवहन वेग क्या, Vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd से क्या करते हैं, मूव करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझाते हैं। देखो ये हमारे पास क्या है, एक बेलन है या सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी लंबाई लेंथ कितनी है, L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A है। इसमें क्या होंगे, क्योंकि धातु है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसको हम किससे जोड़ देते हैं, विभवांतर आरोपित कर देते हैं। क्या होगा, माइनस है ना, और इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस से नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या करते हैं, गति करते हैं। इनका जो वेग होता है वो अपवहन वेग क्या होता है, Vd होता है। ठीक है, यहाँ से इस क्रॉस सेक्शनल से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा रहे हैं, ये मान लो t समय लगा रहे हैं। ठीक है, कितना समय लगा रहे हैं, ये t समय निकाल रहे हैं। तो देखो हम यहाँ पर करना क्या चाह रहे हैं, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व का क्या निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं। अब देखो ये चालक जो है ना, ये बहुत बड़ा है, इसका जो वॉल्यूम होगा ना, इसका वॉल्यूम मान लो 50 मीटर क्यूब होगा, बहुत बड़ा होता है 50 मीटर क्यूब। चलो 80 मीटर क्यूब होगा, बहुत। अब बताओ 80 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। बहुत बड़ा आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं प्रति एकांक आयतन। मीटर क्यूब क्या होता है, आयतन है ना, 1 मीटर क्यूब यानी कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ये तो पूरा तो बहुत बड़ा होगा, एकांक आयतन मतलब ये छोटा सा भाग मान लो। अब इसमें जैसे कितने हो, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे कहा जाए बताओ पूरा चालक में कितना होगा, अगर चालक 50 का है तो 50 को 10 से गुना कर देंगे तो भाई 500 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यदि 80 मीटर क्यूब का है तो 800 इंटू 10 कर दिया तो 800 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे निकालते ना। तो हम क्या करते हैं, इसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं। ठीक है, ताकि हम पूरे में भी मान सके। देखो माना प्रति एकांक आयतन, पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मान लिए हमने, सपोज कर लिए n है। ठीक है, तो बताओ पूरे चालक में कितने होंगे, पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो कितने होंगे, इज इक्वल टू एकांक में कितने हैं, n है, और इसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर 80 मीटर क्यूब होता तो 80 से मल्टीप्लाई कर देते थे हम। अभी इसका वॉल्यूम कितना होगा, कैसे निकालते हैं, a को l से मल्टीप्लाई कर लो तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे इस चालक में। अब लेंथ, लंबाई ज़्यादा होगी या एरिया में तो वो कोई डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का तरीका समझ में आया, कैसे निकालते, पहले एकांक में निकाल लो, यूनिट में निकाल लो, और जितने में चाहिए उतने से गुना कर दो। हमें तो चाहिए a और l वाले में, a l से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो आ गई हमारे पास किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक सिरे से दूसरे सिरे तक आ रहे हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, कितनी दूरी है, L दूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है क्षेत्रफल से इलेक्ट्रॉन t समय में गुजरता है। कितने समय में गुजरता है, t समय में गुजरता है। अच्छा, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर से होता है दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, समय कितना है t, दूरी कितनी है, दूरी कितनी तय कर रहा है, डिस्टेंस l, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा l अपॉन वेलोसिटी या चाल कितनी होती है, vd होती है। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, l अपॉन vd आ जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन vd आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, l अपॉन vd आ गया। अब देखो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, L की वैल्यू निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू क्या होगा, Vd इंटू टी। तो इसलिए पूरे चालक में क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बताओ, N तो है ही, N है ही, और A है या नहीं है, A भी है। तो A को हम A ही लिखेंगे और तो कुछ लिख ही नहीं सकते। और L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Vd इंटू टी, Vd इंटू टी। अरे यहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा, L दूरी तय कर रहा है, वेग कितना होता है, Vd होता है, समय चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेते हैं, ठीक है। अतः ये तो हो गई संख्या। अतः पूरे चालक में आवेश इसको मैं कैपिटल Q से व्यक्त करता हूँ। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 12th में, आवेश होता है Q बराबर NE होता है, पढ़ा या नहीं पढ़ा। N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो यहाँ पर हम N की जगह तो ये पूरी संख्या है, N इंटू A इंटू Vd इंटू टी, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। यहाँ पर ध्यान रखना मैं इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, माइनस Q से, ठीक है। चाहे तो E से रिप्रेजेंट कर लो, चाहे स्मॉल q से। ये क्या है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, q बराबर NE, n की जगह तो ये है और E की जगह ये है। नेगेटिव क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात करी हमने, ठीक है। तो ये आ गया आवेश। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या होती है, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो Q की वैल्यू ये है -Q NA VD इंटू टी अपॉन टी। टी से क्या कैंसिल हो गया, T, तो I इज इक्वल टू आएगा -Q NA VD। ये जो रिलेशन है ये 12th क्लास में भी पढ़ा था आपने, ठीक है। अपव्यय वेग और विद्युत धारा में संबंध, यानी ड्रिफ्ट, वेलोसिटी और करंट में रिलेशन, वही रिलेशन है। हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी पढ़ रहे थे। वो क्या होता है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। तो I जो है उसकी वैल्यू क्या है, Q NA VD अपॉन A से क्या कैंसिल, A, तो कितना आएगा -Q NVD। ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, धारा घनत्व का, करंट डेंसिटी का। तो आगे जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला काम में आता है, ठीक है। इस तरीके से हम धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला बना लेते हैं। इसके बाद हम एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं इसमें, क्या, विद्युत चालकता का, है ना। कंडक्टिविटी कितनी प्रदर्शित करता है, कितनी चालकता होती है किसी चालक की, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जितनी अधिक चालकता होगी उतनी अधिक वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास धारा घनत्व होता है ना, करंट डेंसिटी होती है ना, वो विद्युत क्षेत्र E के क्या होती है,
समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, धारा घनत्व J जो होता है यानी कि करंट डेंसिटी जो होती है वो विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होती है। J समानुपाती E और J इज इक्वल टू सिग्मा E। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो सिग्मा लगा दिया। सिग्मा क्या कहलाती है हमारे पास? विद्युत चालकता। गुण बताती है कि कौन कितना अच्छा चालक है ये, है ना। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आई? J अपॉन E आएगी। J क्या है हमारे पास? माइनस क्यू एन वी डी अपॉन क्या? E। ये क्या आ गई हमारे पास? चालकता आ गई। इसके बाद हम गतिशीलता इलेक्ट्रॉन का फ्लो, है ना, मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी ये क्या होती है? तो देखो गतिशीलता को कैसे, जो अपवहन वेग होता है ना, अपवहन वेग वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। अरे ये चालक है, चालक को जब आप इससे जोड़ दोगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है या नहीं हो जाता? हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को वेग मिलता है नहीं मिलता? अपवहन वेग मिलता है। अपवहन वेग जो होता है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती होती है। बाह्य विद्युत क्षेत्र के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रॉन को कितना वेग मिलता है वो मोबिलिटी होती है। कितने वेग से गतिशील होता है वो, एक तरीके से ज़्यादा होगी तो तेज गति करेगा, कम होगी तो धीमे करेगा। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, क्या? म्यू। ये म्यू ही हमारे पास क्या है? गतिशीलता है इलेक्ट्रॉन की। और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? वी डी अपॉन ई से भी हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू क्या? वी डी अपॉन ई। इसके बाद एक डेफिनेशन और है, ये सब पढ़ रखा है बस, लेकिन आगे काम में आएंगे इसलिए मैंने आज की क्लास में इसको डिस्कस कर लिया। विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। रेजिस्टिविटी रो से डिनोट करते हैं 1 अपॉन सिग्मा, यानी कि चालकता का व्युत्क्रम, कंडक्टिविटी का इनवर्स। चालकता का व्युत्क्रम क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता कहलाती है। कोई चालक होता है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है। हमारे पास चालकता ज़्यादा होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत कम होती है। जब भी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ईजिली क्या होते हैं? गति करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स सा था। ये थोड़ा सा आपने सारा 11th 12th में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में भी हम डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि कल से जो टॉपिक स्टार्ट हो उसमें हम इन चीज़ों को अप्लाई कर सकें, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।